चलिए फ्रेंड्स, शुरू करें। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? यू डूइंग गुड? चलिए। एक बच्चे की क्वेरी है बैलफोर वर्सेस बैलफोर के केस में, है ना? क्या क्वेरी था बेटा? कहाँ गया वो? कहाँ गया क्वेरी वाला? क्वेश्चन बैंक में चलिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन बैंक में क्या नहीं हुआ? ये बंद कर दे बेटा थोड़ा। यस। हाँ बेटा, कहाँ पे प्रॉब्लम है? चैप्टर 1 की 2, यूनिट 1 की 2। 17 में मेरे पास अलग रहेगा पेज नंबर रे। क्वेश्चन बता, क्वेश्चन। नहीं नहीं, क्वेश्चन बता, क्वेश्चन क्या लिखे? इनिशियल पढ़ना, इनिशियल। रमेश, ये वाला। ये वाला। अच्छा, चलिए। तो क्वेश्चन क्या है? नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। मिस्टर रमेश promised to pay rupees 50,000 to his wife Mrs. Lali so that she can spend a sum on her 30th birthday. Mrs. Lali insisted her husband to make a written agreement if he really loved her. Mr. Ramesh made a written agreement and agreement was registered under the law. Mr. Ramesh failed to pay the specified amount to his wife Mrs. Lali. Lali wants to file suit against Mr. Ramesh and recover the promised amount referring to the applicable provision of Contract Act. Advise whether Mrs. Lali will succeed. अब इंश्योर का आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है। इंश्योर का आंसर देखो क्या लिखा है। इन द क्वेश्चन मिस्टर रमेश प्रॉमिस टू पे 50,000 to his wife so that she can spend the same on her birthday. However, the subsequently Mr. Ramesh failed to fulfill the promise for which Mrs. Lali wants to file suit against Mr. Ramesh. Here in the agreement, in the given circumstances, wife will not be able to recover the amount as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relation. Now see friends, यहाँ पे जो इंश्योर का आंसर है वो आंसर है आपका बैलफोर वर्सेस बैलफोर के हिसाब से। सही बात है। अब बच्चों का डाउट ये है कि सर अगर इस केस में इसको सोशल एग्रीमेंट कहा जाएगा तो देन हम लोग गिफ्ट के केस में क्या बोलेंगे? या फिर और एक पॉइंट है जो इससे सिमिलर हो सकता है, द कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शंस के कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन, देयर मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दूसरा, it must be ना the parties must stand in a near relationship. दूसरा, सॉरी तीसरा, it must be and it must be ओके। तो बताएंगे चार कंडीशन यहां पे अप्लाई करते हैं। चार कंडीशन। पहला, क्या ये एग्रीमेंट हमने आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बनाया है? दूसरा, क्या ये एग्रीमेंट बनाने के टाइम पे दोनों पार्टी में कोई रिलेशन था? तीसरा, क्या ये एग्रीमेंट राइटिंग में है? क्या ये रजिस्टर्ड है? तो इस पे हम लोग नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला प्रोविजन अप्लाई करेंगे कि बैलफोर वर्सेस बैलफोर वाला अप्लाई करेंगे? तो फ्रेंड देखो, क्वेश्चन का जो इंटेंट है वो क्या है। यहां पे ये लिखा हुआ है कि हस्बैंड एंड वाइफ है और बर्थडे पे कुछ पैसे
देने का वादा करा हुआ है सो दैट अपने बर्थडे पे वो पैसा खर्च करे। ओके, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की अगर बात करेंगे तो वो वाला जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन दिया हुआ है विद द इंटेंशन दैट कि अगर कोई किसी को कोई गिफ्ट करना चाहता है कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, या किसी काम के लिए भैया तुमको कुछ प्रॉपर्टी की या कुछ पैसे की गरज है, इसलिए हम आपको पैसा देंगे या प्रॉपर्टी देंगे ताकि उसका इस्तेमाल करके उस दूसरे पार्टी को कोई बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि मान लो आपके किसी अंकल ने, आपके मामा ने आपको कोई पैसे, कोई गोल्ड, कोई ऑर्नामेंट, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करने की सोची ताकि आपको उसका फायदा हो। the other party promisee must be in the benefit of that, must be in the need of that particular property or money। तो अगर ऐसा है तो इस इंटेंशन से वो एक्सेप्शंस को पढ़ना है। सही बात है। आप चाहो तो लॉफुली हर एक कंडीशंस को अप्लाई करना चाहोगे तो आप ये वाले केस पे बता सकते हो कि मिसेस लाली फाइल कर सकती है और पैसे रिकवर कर सकती है, लेकिन ये 50,000 रुपए वो अपने वाइफ बर्थडे पे खर्च नहीं करे, इससे वाइफ को कोई फायदा नहीं होने वाला है या नुकसान नहीं होने वाला है। मेरी बात समझे? लॉ मेकर्स का प्रोविजन बनाने का इंटेंशन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों बना रही है, ये लॉ एक्सेप्शन में क्यों लिखा है। ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए एक्सेप्शन में लिख लिया, कोई इंटेंशन होता है, हर एक प्रोविजन के पीछे कोई इंटेंशन होता है, कोई लॉजिक होता है। और लॉजिक क्या है एक्सेप्शन का कि सामने वाली पार्टी को कोई ना कोई तो बेनिफिट होना चाहिए, इसीलिए वो हम लोग फोकट में दे रहे हैं। वैसे भी कोई किसी को फोकट में प्रॉपर्टी या कोई पैसे नहीं बांटता है, बांटता है लेकिन क्या है उसके बेनिफिट के लिए। तो वो इंटेंशन को दिमाग में रख करके वो एक्सेप्शन लिखा हुआ है, और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के हिसाब से नहीं लिखा हुआ है, इसका आंसर सोशल एग्रीमेंट बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर के हिसाब से लिखा हुआ। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, आप बोले सिर्फ बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर में मिसेस बैल्फोर को वो पैसे का फायदा हो रहा था ना, तो उस केस में क्यों अलाउ नहीं करा? उस केस में वो राइटिंग में भी नहीं था और रजिस्टर्ड भी नहीं था, तो समझे? वो तो बस ओरल एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए वो एनफोर्सेबल नहीं था। क्लियर है मेरी बात? अब इतने डीप डाउन में जाकर के मैं आपको हर एक प्रोविजन नहीं सिखा रहा हूं, क्यों? बिकॉज उतना अभी तक आपको लॉ में मैच्योरिटी नहीं आया है, इसलिए मैं आपको किसी भी सेक्शन के नीचे का लॉजिक नहीं बताता हूं। अब सी इंटर में आओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि लॉ को कितना डीप में जाकर के पढ़ सकते हैं हम लोग, तो सी इंटर में आके पता चलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है इसलिए इतना लॉजिकली हम लोग समझ गए, वैसे हर एक प्रोविजन का लॉजिक हो सकता है, हर एक प्रोविजन के लॉजिक को हम बता सकते हैं, लेकिन उतना डीप में जाके देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक प्लेन कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आपको जो भी लॉजिकल माइंड से आंसर आ रहा है उसको लिख करके आइएगा। हाँ, अभी अपना सिमिलर क्वेश्चन ये आपके सामने और यही वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया तो अपने आंसर क्या लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक रेफरेंस पॉइंट आपके पास है कि सिमिलर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो यही उसका आंसर है। इसका आंसर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के हिसाब से नहीं लिखते, जैसे हमने कल यूनिट नंबर 2 का एक क्वेश्चन देख लिया जिसके अंदर हम लोग कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिस और एनी अदर पर्सन से भी बन रहा था, और दूसरा कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड के हिसाब से भी लिख सकते थे, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो वो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिस और एनी अदर पर्सन के हिसाब से लिखना था, वहां पे भी कंफ्यूजन था। तो एक्चुअली ये प्रोविजन कौन से प्रोविजन को डायरेक्टली रिलेट कर रहा है उसको एक बार देखिएगा, और साथ साथ उस प्रोविजन के लॉजिक को समझना भी जरूरी है। अब लॉजिक तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार नहीं पूछे जाते, या फिर ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे नहीं जाते जहां पे फाउंडेशन लेवल पे बच्चों को लॉजिक क्लियर होकर आंसर लिखने की गरज है। ऐसे फाउंडेशन लेवल पे सवाल अब तक नहीं बने, सवाल बनेंगे तो नॉर्मल प्लेन ऐसा है बताओ ये क्या करेंगे, सही बात है। हाँ, एक का दूसरा क्वेश्चन आ गया तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको जो लगता है वो आंसर आप लिख करके आइएगा, मेजॉरिटी केस में आंसर सही होता है। ओके, क्लियर बेटा? ओके, चलिए। सो नेक्स्ट हम लोग यूनिट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे, सही बात है कि नहीं? तो यूनिट नंबर 3 के अंदर हमने पहला पॉइंट पढ़ा, दैट इज कैपेसिटीज ऑफ द माइनर टू द कॉन्ट्रैक्ट। सही की गलत? कुछ जवाब ही नहीं दे रही ना, लायक बताओ। मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ा? निकल जाऊं? निकलो सर, निकलो। हाँ जी, तो यूनिट नंबर 3 का जो चार्ट है वो ये आपके सामने रहा। यूनिट नंबर 3 के अंदर हमको 4 इसेंशियल एलिमेंट पढ़ने हैं। पहला
सब लोग बोलेंगे स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, कीप स्माइलिंग बॉयज एंड गर्ल्स। क्या हुआ? किसने मार दौड़ करके भेजा आपको? घर से मार खा के आए? मम्मी की डांट खा के आए? नहीं? तो किसकी डांट पड़ी रे? वैसे मम्मी की डांट, पापा की डांट मार प्यार होता है, तो बाकी किसी से मिलेगा तो फिर वो प्यार ही बोलना है। ओके, कीप स्माइलिंग बॉयज एंड गर्ल्स। ऐसा नहीं कि जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा बोझ है, इस दुनिया का सब जो भी दुख है वो आप ही सहन कर रहे हो, इस दुनिया का इतना बड़ा बोझ आपके कमजोर कंधों पे है, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसे फील करते कुछ बच्चे ना कि अभी कुछ नहीं हो सकता हमारा, क्या डिफिकल्ट बातें चल रही है, क्या सिखा रहे हैं, ये याद होगा कि नहीं होगा। पढ़ने ने भी ये सवाल दिमाग में आ रहे बच्चों के कि इतना तो पढ़ा तो रहे लेकिन याद भी होगा नहीं होगा बाद में। ये आपके दिमाग में सवाल आता है कि नहीं आता है? या फिर अगर अभी अभी और क्या पढ़ाएंगे, अभी बस भी करो सर। वो सारी बातें छोड़ो, आप लोग है ना, जो चल रहा है ना उस पे ध्यान दो। याद होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, पहले समझ तो लो। हाँ, समझने के बाद याद करने की कोशिश करेंगे फिर भी याद नहीं रहेगा, तो फिर दैट इज द रियली वेरी बिग कंसर्न, बिग रीजन टू वरी, है ना? तो इतना टेंशन मत लो, इतना जिंदगी को इतना कंफ्यूज मत करो, क्या करे क्या ना करे। यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे, सोच रहे एग्जाम की, एग्जाम में सोचते हैं अगली बारी कौन सा क्लास लगाऊंगा। हाँ, एक्झाम में रिझल्ट के बारे में सोचते मी पार नापास झालो तर मग मम्मीला कसं सांगणार मी, पप्पांना कसं सांगणार, मैं घर पे अपने फ्रेंड्स को कैसे मुंह दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है ये, लड़के तो मतलब फेल हो गया तो हाँ फेल हो गया, तो लड़कियों में बहुत होता है किसी को बताना नहीं, ये नहीं बताना। मैं गारंटी बताता हूँ, ये पे जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, मोर देन 40% लोगों के रिलेटिव को पता भी नहीं कि ये सीए कर रहे हैं। 51 साल का एक्सपीरियंस है अपने को। क्यों? क्यों बताओ? कोण सांगायचं नसते, पास होंगे तो बता देंगे हाँ, और गलती से फेल हो गए तो, बिकॉज द सेम थिंग was with my wife also. She cleared her CPT, that is फाउंडेशन CPT था। CPT होने के बाद बाकी लोगों को पता कि ये सीए कर रही है, तब तक क्लास जा रही है, पढ़ाई कर रही है, कॉलेज जा रही है, किसी को पता नहीं कि सीए कर रही है। मतलब बढ़िया है ये, हम तो सीए का रजिस्ट्रेशन कर दिए, दुनिया भर को पता चल गया सीए कर रहे हैं। हमारे घर वाले ढिंडोरा पीट पीट के बता दिए सबको, सीए कर रहा है, सीए कर रहा है, सीए कर रहा है। मेरे को पता नहीं सीए क्या होता है, सीए का रजिस्ट्रेशन कर लिया फिर भी पता नहीं था सीए होता क्या, करना क्या होता है। चार मोटी मोटी किताबें आ गई थी बस, वो चार मोटी मोटी किताबें देख के पापा बोल रहे जमते का बग। सीरियसली, किताबें आई थी पोस्ट ऑफिस से, मैं लेके आया था, ऐसे रख दिया था टीवी के बाजू में। अपने घर में जो भी आता टीवी के बाजू में रखना है, कुछ भी लाना है टीवी के बाजू में, टीवी के बाजू में रखना है। तो पापा आ गए शाम को 5:30 ऑफिस से आ गए, पापा बोले इधर आके, पापा आके बोले ये क्या होता है अपने घर में, ये क्या अजीबोगरीब सामान आ गया। तो पापा बोल रहे हे काय, तो मम्मी बोलली की ते पुस्तक आहेत, कुणाची पुस्तक आहेत एवढे, तो बोला अच्छा किस बात की किताब है, मतलब पापा मेरी किताब है, सीए की किताब है। और एवढा उघड असते, चार ही किताबें आई थी, 1 2 3 4, बस 4। उसके बाद आजू बाजू की किताबें तो अब आई नहीं थी। तो पापा का एक डायलॉग अभी भी याद है मुझको, पापा ने सुनने के बाद बोल दिया जमते का बग, जमत नसेल सोड। प्यार होता है रे मम्मी पापा का, ज्यादा परेशान नहीं करते अपने को, है ना? ज्यादा पढ़ाई कर रहे मगर बस करो नको। हाँ, कुछ घर पे ना मार दौड़ की पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। आई वॉज रियली फॉर्चुनेट कि मेरे घर वाले पढ़ाई ना करो इस बात पे झगड़ देते मेरे से, नको करो नको। एक बार तो मम्मी पापा ने हाथ से किताब छीन लिया, आता नको बस, आता बाहेर टीव्ही बघाय, चला टीव्ही बघायला। लेकिन इसके पहले मैं पढ़ाई भी करता था, इसलिए नालायक हो। तुम्हारे जैसा नहीं टीवी देख रहे घर वालों, चल अभ्यास, पढ़ाई बहुत करता था। तो घर वाले हाथ से किताबें खींच करके ले गए, चल चल बस हो गया, बहुत बहुत पढ़ाई कर लिया। तो आई वॉज रियली फॉर्चुनेट। कभी कभी मेरे दिल में बहुत टीवी देखने की इच्छा है, तो मैं ऐसी पढ़ाई करने
पढ़ाई करनी मम्मी, तो बोले नको राहू दे, चल आता बस बस, माझ्या सोन्या चल, अभ्यास करते चल। होता था ऐसा। आपके घर पे क्या सीन है? पढ़ाई करो इसलिए मारते कि पढ़ाई ना करो इसलिए मारते? पढ़ाई करो इसलिए मारते। मैं आपको हमदर्दी भी नहीं सिखा सकती, क्योंकि मैं हमदर्द भी नहीं हूँ। क्या करूँ, ठीक है, बस ये क्या कर सकता हूँ मैं। अब पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो वैसे, तो घर वाले ऐसे क्यों करते हैं आपके साथ? आप बहुत पढ़ाई करते हो? नहीं ना, नहीं करते ना, ज्यादा पढ़ाई नहीं करते ना, इसीलिए घर वाले ऐसे करते। ज्यादा पढ़ाई करो इसलिए इधर, पढ़ाई करो इसलिए डांटते हैं। पापा बोलते मत करो, मम्मी बोलती पढ़ाई करो, तो किसकी सुनते हैं? मैं दोनों की सुनती हूँ, मैं टीवी भी देखती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ सर। कल मैच देखा क्या? सुपला शॉट, है ना? मेरे को तो लगा कि बीच में आरसीबी मुंबई जीतेगा, विराट वगैरह आउट हो गया ना, मेरे को बोला अभी ये जीतेगा। मेरी बहन जो आरसीबी की तरफ से है, मतलब थोड़ा अजीबोगरीब है, थोड़ा अजीबोगरीब है ये, मतलब असं होते कधी कधी। तो मेरी बहन आरसीबी को सपोर्ट कर रही है, तो मैं दोपहर को बोल दिया उसको। उसका कल एग्जाम था, तो कल एग्जाम खत्म हो गया इसका सीए का फाइनल का। तो आके बोल रही कि आज मैं मैच देखूंगी, बोला आज का मैच है? तो बोल रही आज मेरी मैच है। बोले, तुम्हारी कौन सी मैच? मुंबई इंडियंस? बोले आरसीबी। बोला ये आरसीबी सपोर्टर दिख रहा है उसको, हार नारळ तुरे वगैरे काय तर देऊन सत्कार, आज आरसीबी सपोर्टर सापडला आपल्याला इथं। तो बोल रहे आरसीबी जीतेगी आज। मैंने बोला आज विराट कोहली ना 10 से नीचे रन बनाएगा और आरसीबी हारेगा, 100% हारेगा। हाँ, तो और वही हुआ। रात को मैं सो गया था जल्दी, 10:30 11:15 बजे सो गया था, वो मुंबई की बैटिंग चल रही थी, मैं तो सो गया। मैंने बोला अभी क्या जीतेगा, वो सूर्य कुमार है तो मारेगा ही मारेगा 100%। तो मैं बोला मुंबई नहीं जीतेगा, मैं सो गया। तो कुछ 11:45 11 बजे मैच खत्म, 11:15 बजे मैच खत्म हो गए। तो रात को रूम पे आके ना मेरे को धोया उसने। मेरे को बोल रही है काहीतरी 2 शब्द बोलले, ते बोलू शकत नाही क्लासमध्ये आता। बोल रही है की इथून पुढे जर बोलला जीभच कापून टाकतो म्हणे। मैंने बोला अभी इसमें मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान बोल सकता है कि आरसीबी जीतेगा कि हारेगा। तो हारे, तो बोला हारेगा तो हारेगा, विराट कोहली 10 से नीचे रन बनाएगा ऐसा क्यों बोला तुमने? बोल रहा है विराट कोहली मेरा क्रश है। मैंने बोला हमारी टीम ने उसको क्रश कर दिया पूरा। वो पूरा आगाऊपना करता है वो। मेरी बीवी को विराट कोहली बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसको विराट कोहली पसंद है, तो वे दोनों का झगड़ा चलता है। झगड़ते किस पे बात पर हो? आईपीएल में झगड़ा हो रहा है घर पे, ये आईपीएल ना घराघरात भांडण लावून ठेवलेत। वो मेरी बीवी बोलती वो शांत है ना, वैसे बीवी शांत है, तो उसको है ना जो झगड़ा लो इंसान पसंद नहीं है। हाँ, मेरी टीम टॉप सीक्रेट है, वो टॉप सीक्रेट है, जो जीतेगा वो। हैदराबाद, हैदराबाद की टीम है क्या? है, हाँ हाँ, डेक्कन चार्जर वाला, ते तळागाळातल्या टीम आहे तरी, लिंबू टिंबू टीम नाही, यांना प्रॅक्टिससाठी बोलवतात त्यांना फक्त ते। कोणतर पाहिजे ना, हारणार कोणतरी पाहिजे, मग जिंकणाऱ्याला किंमत आहे, म्हणून ते हैदराबाद। आणि आरसीबी कसं उगाच ब्रँड व्हॅल्यू, म्हणजे उगाच कोणाला पण हरवलं असं वाटायला नको ना आपल्याला। म्हणजे आता मुंबईनं बँगलोर असं आरसीबीला हरवलंय माहिती आहे असं म्हणायला पाहिजे ना, हैदराबाद हैदराबाद त्यात काय एवढं? उगाच हाईप करून ठेवतात ते, विराट कोहली वगैरे ग्राउंड मध्ये उगाच हाईप करतात, आमची टीम अशी आमची टीम आहे, काय नाही टीम मध्ये। सांगितले की जिंकेल ती माझी टीम। ते आयपीएल ची फायनल केव्हा आहे? सेमीफायनल झाली, काय पण सांगतोय। मम्मी ने इसी दिन के लिए पैदा किया मुझको कि ये सुनो मैं नालायक से।
ये तो ये बोल रहा लॉ का पेपर कब है, अकाउंट्स के बाद। वाह वाह। चलो चलो, अब मैं क्या बता रहा था तुमको, ये आईपीएल छोड़ो, उसके पहले बात कर रहा था कुछ। हाँ, विराट कोहली, अनुष्का भाभी, पढ़ाई करने, हाँ ये मयूरा जी पढ़ाई कर रही है, ये भी दिख रही है, टीवी भी दिख रही है, बताओ, वेरी ओबीडियंट, सब बातें सुनती है। चलिए, सो और ध्यान दीजिए अभी सब लोग, यूनिट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। 4 इसेंशियल एलिमेंट थे, पहला कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी, दूसरा फ्री कंसेंट, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और चौथा कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज अ वर्ड, जिसके अंदर पहला पढ़ रहे थे कॉम्पिटेंसी, और कॉम्पिटेंसी के अंदर भी पहली कौन सी बात पढ़ रहे थे हम लोग, मेजोरिटी। सब लोग मेरे साथ है क्या, हम साथ साथ है? बताएंगे मुझको, अगर माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते तो वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइड एब इनिशियो, का मतलब क्या होता है? वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अच्छा, एक रेगुलर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पहले और आ हाँ, पूरा डायलॉग बोलेंगे तो मजा आ जाए। पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, आगे। अरे तुम नहीं समझोगी कौन बोलेगा? पहले क्या होता है, फिर, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वाइड बन जाता है। वेरी गुड। लेकिन ये माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो पहले से वर्ड होता है, अरे श्योर, मतलब पहले से अनएनफोर्सिबल। बताएंगे मुझको उसका केस स्टडी क्या है? मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, इसमें मौरी बीबी माइनर है। ए, ए, ये देखो नाम है मौरी बीबी, मतलब छोटी छोटी बच्ची होती है ना, ये माइनर है। नहीं, कौन माइनर है फिर? ये धर्मोदास घोष। कितना बड़े इंसान का नाम लग रहा है धर्मोदास घोष, और लग रहा है कि ऐसे मुझे पीछे होगी इसकी। हाँ, धर्मोदास घोष कौन है? माइनर है। और मोरी बीबी कौन है? मेजर। मोरी बीबी ने धर्मोदास घोष को लोन दिया था ना। अरे केस का नाम क्या है? मोरी बीबी धर्मोदास घोष, तो प्रमोद का तो नाम ही नहीं लिखा इधर। ब्रह्मोदत्त का तो नाम भी नहीं लिखा है, कैसे हो गया ब्रह्मोदत्त? मर गया, मर गया। तो ये मोरी बीबी कौन है? किसकी? ब्रह्मोदत्त की बीवी। तो वो यहाँ पे क्या कर रही है? तो वो यहाँ पे क्या कर रही है? क्या झगड़ा? अच्छा, मतलब धर्मोदत्त को उसने मोरी बीबी के पति को मार दिया, तो क्यों झगड़ा कर रही है? वैसे आदत होती है लड़कियों की बेवजह झगड़ा करने की, लेकिन कुछ ना, मैं ऐसे ही बोल रहा था मजाक मजाक में, सच बोल रहा हूँ वैसे। अरे क्या करी बताइए, धर्मोदत्त घोष के ऊपर केस फाइल करने का मतलब क्या? छोटा सा बच्चा है, क्या करा उसने? छोटा बच्चा जान के हमको। ये धर्मोदत्त घोष दिखता छोटा है लेकिन बहुत बहुत नालायक। इसने क्या करा? उसने लोन लिया, लोन के बदले कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज गिरी, किसको? ब्रह्मोदत्त, जो मौरी बीवी का पति था। फिर वो बोला, उसकी मम्मी पागल होगी, किसकी? बोले कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर क्यों करा, हमारा प्रॉपर्टी हमको वापस दे दो और लोन का पैसा नहीं मिलेगा। केस हो गया कोर्ट के अंदर। केस का नाम क्या बना? धर्मोदास घोष वर्सेस, लेकिन कोर्ट का केस का जो रिजल्ट है वो ब्रह्मोदत्त के अगेंस्ट आया, हार्ट अटैक में मर गया। इसका गुस्सा किसको आया? ब्रह्मोदत्त की बीवी को। उसने केस ठोक दिया किसके ऊपर? धर्मोदास घोष, कि हमारा लोन वापस दे दो। क्या मिला? लोन का पैसा वापस मिला कि नहीं मिला? अरे पैसा वापस, लोन इंटरेस्ट के साथ नहीं मिला, पैसा वापस मिला कि नहीं मिला? मिला। क्या वो प्रॉपर्टी वापस गई? लेकिन लोन का इंटरेस्ट क्यों नहीं मिला? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वॉइड एब इनिशियो। आपने होमवर्क कर लिया सब लोगों ने? कितने नालायक है आज भी होमवर्क नहीं करे? चलो आज जलवा दिखाते हैं। किसने होमवर्क नहीं करा? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। गर्ल्स में, गर्ल्स में सबने होमवर्क कर लिया? सबने? क्या बात कर रहे हैं, सच्ची? सच्ची?
झूठ बोले कौवा काटे। तुमको तुम्हारी एग्जाम का वास्ता है, जिन लोगों ने होमवर्क नहीं करा है चुपचाप खड़े रहना है, चुपचाप। मैं चेक करने पे उतर गया ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ खड़े हो जाओ। नहीं करा ना, खड़े हो जाओ। और कोई है? हाँ हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े। अरे तो एक भी खड़ा नहीं हो रहा था, अभी सब लोग खड़े हो रहे हैं। हाँ, बाकी लोगों ने कर लिया? हरीश श्योर? पक्का? अपने दिल से पूछो, एग्जाम का वास्ता है। हाँ चेक करेंगे करेंगे, चेक करेंगे। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट। ऑनेस्टी का रिवॉर्ड मिलेगा आपको अभी। क्यों नहीं करा बेटा? तो एब्सेंट था तो ये चीजों पे तुमको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे नहीं कभी, है ना? हाँ जी। कल कहाँ गया था फिर? हाँ, किसके साथ? पूरा बता, पूरा। कौन, किसके? होने वाले की अभी जो है वो उसका? अभी जो है वो कहाँ गया था आउट सेशन? हाँ, गणपतपुर गया था? समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो? गाना गाया? तो गणपति अपन दर्शन करने गए थे। दर्शन करके आए कि नहीं आए? कि तू बाहर ही घूम रहा था इधर उधर? ये क्या होता है? हम्म। कौन? क्या होता? अनकंफर्टेबल? भूल गया? सच्ची बोलना, भूल गया तू? कल तू था ना? नहीं था? इस वक्त क्या था? घर वालों के, घर वालों के मामा भी होते हैं क्या? मम्मी के मामा? क्या हुए? उनके काय का फंक्शन था उनका? उनकी शादी? हाँ जी। ओ बेटा, बीमार था? क्या हुआ? ऐसे क्या कर ले, वीकनेस आ गया? पेट खराब था? पीछे? ओ भाई तू बहुत बात करता है, कभी लिखा भी कर कुछ। क्या क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत। बताओ क्या हुआ बेटा? कोणाच्या? इकडेंच्या? दिन भर? शाम को घर वापस आया ना? तो पूछा नहीं होमवर्क क्या है? किसी को पूछा? तो नहीं बताया उसने? तो नहीं करा? किसला पता नहीं था? वीडियो भेजा ना ग्रुप पे मैंने, नहीं देखा? हाँ तो देखो, मेरे लोग का काम धंधा कुछ है नहीं, मैं बच्चों की भलाई के लिए ग्रुप पे वीडियो भेजते रहता हूँ और कुछ भेजते रहता हूँ, वो देखना है नहीं तुमने? ये ऑनेस्ट पर्सन है। बुक नहीं मिला? अरे तुमको कॉपीज नहीं मिला? अच्छा। कैसे? झूठ बोल रहे हैं ना, लाइक। मेरे को सुनने दो यार। मैं देख रहा था। हाँ तो एब्सेंट था? कहाँ एब्सेंट क्यों था? हाँ। अरे नालायक, कोई और रीजन बता देता मुझको। ये बोल रहा घर वाले घर पे नहीं थे बोल रहा। तो क्या? तो क्या हुआ? भगवान बचाए मुझको। तो तू क्यों नहीं आया फिर? घर की रक्षा कर रहा था? मैंने इतना समझा आपको 2-3 लेक्चर पहले कि आप मिस मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए, फिर भी मिस कर लिया आपने। अच्छा क्या गया, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए? मतलब अगर मैंने आपको छोड़ा ना तो ये लोग है ना बोलेंगे सर हमने भी होमवर्क नहीं करना है फिर कल से, है ना? तो वरदा जो अभी भी मुंडी ला रही है अभी से। क्या? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? एक काम करो, आपको आपके पास कॉपी नहीं है ना, तो आप बैठ जाओ। अरे उसको कॉपी नहीं उसके पास है। ए चुप रे, टीचर मैं हूं, तू है?
अभी आप लोग तू बीमार है ना, अभी बीमार है, अभी ठीक है ना, तो ठीक है, पनिशमेंट ले सकता है ना। ठीक। हाँ जी। केस देखा है तूने, लेकिन बस सॉल्व नहीं करा, पता नहीं था। कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है क्या आपका इधर उधर? सांगितलं ना। अभी इस चीज का, इस केस का मैं ट्रायल नहीं कर सकता कि तुमको बताया नहीं था, ये नहीं, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछना। सुनो तो अब पूरा क्लास अभी खड़ा रहेंगे। चलिए। हाँ गाना वाला संगा है करा है। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बीमार हो ना, बैठ जाओ। खड़ा रहेगा। वाह। हाँ चलिए। हाँ, तुला घरी पाठवू का त्याच्या बदले? हाँ, बसू काय म्हणे? चलिए, सो मोहरी बीबी व धर्मोदास घोष, जिसको भी केस स्टडी समझनी थी उन लोगों ने होमवर्क कर लिया, जिन लोगों ने नहीं करा हुआ है बात समझेंगे। वो मैच वगैरह देख रहे थे भैया, वो कैलकुलेशन याद है ना तुमको भाई? नहीं याद है कि अपने पूरे बैच में से कितने बच्चे पास होंगे, कितने बच्चे फेल है? मैं, हाँ वो याद रखना, रिजल्ट के दिन पे चर्चा करेंगे हम लोग। सो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, ओके, केस स्टडी आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखा था, अगर मान लेते कोई माइनर मेजर बन जाता है, तो क्या मेजर बनने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई एक्सेप्ट करा जा सकता है? द आंसर इज नो। ओके, नेक्स्ट वन, क्या माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी बन सकता है? क्या वो किसी बेनिफिट को क्लेम कर सकता है? क्या माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है? क्या माइनर किसी शेयर्स का होल्डर बन सकता है? पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, मतलब पार्टनरशिप का एग्जांपल यहाँ पे याद रखो। चलिए, कल इस बात की नोटिंग आपने करी हुई है क्या? ये आपने ये लिखा है ना, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना, यस। चलिए, सो नेक्स्ट वन, नाउ फोर्थ वन, रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड रियली वेरी इंटरेस्टिंग। देखो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो जरा जोर से, क्या लिखा है? अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। इसका मतलब, प्लीड का मतलब क्या होता है? प्लीड का मतलब होता है कहना, बताना, जताना, एक्सप्रेस करना। जैसे कोर्ट्स के अंदर अगर मान लो हमको कोई सवाल पूछे जाते हैं, आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाए जाते हैं, तो उसके बदले में आप अपने पक्ष में क्या कहते हो? उसको कहते हैं प्ली करना, प्ली, प्लीड जो ऑलरेडी करा हुआ है, प्ली करना, प्ली, PLEA, प्ली मतलब एक्सप्रेस करना, जताना, स्टेटमेंट करना, अपने पक्ष में कुछ बोलना। सो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड, क्या बोलो, कमॉन, माइनॉरिटी। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं, आपने जवाब देना है। ओके, एक पर्सन है ए, जो है माइनर, उसको पता है कि मैं माइनर हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, लेकिन उसने बी, एक पर्सन है मेजर, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, और कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के टाइम पे अपनी माइनॉरिटी को छुपाया और बताया मैं मेजर हूं, मतलब ही फॉल्सली रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ मेजर। तो बी ए का माइनॉरिटी या मेजोरिटी चेक करने के लिए क्या चेक करेगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो होता है ना, तो उसने पूरा फेक डॉक्यूमेंट वगैरह बना करके रखा हुआ है, और बी को बता दिया कि मैं मेजर हूं। और उसने क्या कर लिया, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, कोई जमीन बेचने का, कोई लोन देने का, लेने का, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। तो आपने मुझको बताना है यहां पे माइनर ने फ्रॉड करा कि नहीं करा? आर यू श्योर? जब बी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जिम्मेवारी आई कि भैया हाँ अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाना चाहिए, तो उसने ए से वो परफॉर्मेंस क्लेम करा, कोई गुड्स बेचने थे, खरीदने थे, कुछ भी करना था, तो ए ने कहा नहीं नहीं मैं तो माइनर हूं। कसं गंडवलं है ना? ए ने क्या बोला? मैं तो माइनर हूं, मैंने तुमको जानबूझ के ये नहीं बताया कि मैं माइनर हूं, मैंने कहा मैं मेजर हूं, मैंने तुमसे फ्रॉड करा। तो बी क्या बोला? असलं करतीस व्हय? बी बोल रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए था,
तुम, हाँ तुम माइनर हो, तुमने माइनर होने के बावजूद भी मेरे से कॉन्ट्रैक्ट एंटर क्यों करा? ये सरासर गलत किया। बी चला गया कोर्ट में, बी बोला जज साहब ये माइनर है, मेरे को पता नहीं था, मैंने जब उससे पूछा उसने कहा कि मैं मेजर हूं, और मेजोरिटी के हर एक एविडेंस से प्रूफ उसने मुझको बता दिए थे, और ये देख करके मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा, लेकिन आज ही करा ये माइनर है। जज साहब प्लीज मुझको इंसाफ दे दो। जज साहब क्या कहेंगे? क्या जज साहब ने बी को इंसाफ देना है कि नहीं देना है? देना है, मतलब एज अ मेजर ट्रीट करके उसको इंसाफ देना है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है तो बी को कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, और आपके को मिलना चाहिए। कैसे? हाँ बेटा, चलो जो लोग खड़े हैं ना उनको पूछते हैं। हाँ बेटा, क्या होगा इस केस में? तो कल तो आया नहीं था ना तू? हम्म, फिर भी वो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो है, आप ये कह रहे हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो ही होगा। ओके चलो आप बैठ जाओ। सही सही जवाब, हर एक सही जवाब में आप बैठ जाओगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट ही निकल करके आ रहा है कि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड एक्सप्रेस हिज माइनॉरिटी। जब भी कोर्ट के अंदर माइनर को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, माइनर बस एक ही बात दोहराएगा, मैं माइनर हूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। क्या कहेगा? प्यार से। माइनर छोटे छोटे बच्चे कैसे प्यार से बात करते हैं? घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं कि नहीं? आपके नहीं, किसी और मतलब छोटे छोटे बच्चे, दीदी के, अंकल के, है कि नहीं छोटे छोटे बच्चे, तो कैसे बात करते? प्यार से बात करते। कैसे बात करें? अगर उसको हमने ये पढ़ा दिया, वो बोल भाई मैं माइनर हूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वाइड बिजनेस है, तो कैसे बोलेगा? सब लोग स्ट्रेट बेट स्ट्रेट स्ट्रेट, क्या बोलेगा? मैं माइनर हूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो है। एविडेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज कोर्ट के अंदर जाकर के यही बताएगा। क्या? जज साहब बोले, बी बोल रहे हैं जज साहब ये माइनर है, इसने मुझको बोला कि मैं मेजर हूं और मेरे से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा। जज साहब प्लीज इसको बोलो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें। जज साहब ने जैसे ही माइनर की तरफ देखा, माइनर क्या बोला? माला काई लाइबिलिटी, बिकॉज मैं, आगे कौन बोलेगा? हमसे तीर्थ रूप, मैं माइनर हूं। सब लोग बोलेंगे, सबको आपकी एग्जाम का वास्ता है, नहीं बोलेंगे तो एग्जाम में ऐसी डंडिया, सुपला शॉट। चलो बताएंगे, 1 2 3 स्टार्ट, कम ऑन। ही कैन ऑलवेज प्लीड इज माइनॉरिटी, हमेशा माइनॉरिटी का शेल्टर लेकर के वो बच सकता है, हमेशा। सर यहाँ पे तो उसने जानबूझ के माइनॉरिटी को छुपाया ना। हाँ माइनर था इसलिए तो ये गलती करी ना, मेजर होता तो ना करता, और मेजर होने के बाद भी ऐसे आगावपना करता तो पेनल्टी ठोक देते, बिकॉज उसको बहुत अक्ल आ गई अभी मेजर होने के बाद। माइनॉरिटी में कोई अक्ल होती है नहीं, इसीलिए उसको हम लोग क्या नहीं करेंगे, कोई सजा। सही की गलत पक्का? एग्जाम्पल देखो ना, ये एग्जाम्पल पे सवाल बना था एग्जामिनेशन में। सो ए, अ माइनर हैज फॉल्सली इंड्यूस्ड हिमसेल्फ एज अ मेजर and contracted with Mr. X for a loan of rupees 20,000. When Mr. X asked for the repayment, A denied to pay. He pleaded that he was a minor, so cannot enter into any contract held. A cannot be held liable for the repayment of the amount. However, if he has not spent the same, he may be asked to repay it, but the minor shall not be liable for any amount he has already spent, even though he received the same by fraud. Thus, the minor can always plead minority and is not stopped from doing so even where he had produced a loan or entered into some other contracts by falsely representing that he was a full of age when in reality he was a minor. तो यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है कि अगर मान लेते हैं माइनर ने जानबूझ कर के भी फॉल्सली अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट करा और कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा, चाहे वो लोन का हो किसी और चीज का हो, उसमें वो कभी लायबल नहीं होता है। क्या बोलेगा माइनर? कम ऑन, जोर से बोलो, क्या बोलेगा? मैं माइनर हूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है।
चलो लिखिए बाजू में, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं माइनर हूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, void ab initio है। क्यों भाई, खड़े होके लिखना फिर, क्यों पनिशमेंट समझ में नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट वन नाउ, पॉइंट नंबर 5 मार्क इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रिटेल सवाल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटेल सवाल में इस पर सवाल बनेंगे, जब आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो यू कैन सी मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस, लायबिलिटी फॉर द नेसेसिटीज। नाउ फ्रेंड्स एक बात बताना मुझको, क्या हम किसी माइनर को किसी कॉन्ट्रैक्ट में लायबल पकड़ सकते हैं, कैन वी मेक एनी पर्सन लायबल हु इज अ माइनर। जैसे कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा कि वो उसको गुड्स बेचेगा, ए बी को बेचेगा, ए मान लो माइनर है, ए कौन है, माइनर, तो बताएंगे क्या बी ए को गुड्स बेचने के लिए इंड्यूस कर सकता है, क्या बी ए को गुड्स बेचने के लिए मजबूर कर सकता है, क्या उसको लायबल पकड़ सकता है, नहीं, क्यों, मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के ऊपर लायबिलिटी तो नहीं आएगी 100%, सही कि गलत, अरे पक्का, लेकिन उसका ये एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, जो पॉइंट नंबर 5 है वो एक्सेप्शन है, कान खुल के सुना सब लोग। अगर मान लेते हैं ये जो माइनर है, इस माइनर को किसी मेजर ने अगर कोई नेसेसिटी सप्लाई करी हुई है, नॉट नेसेसिटीज, उसको रोजमर्रा के जिंदगी में जीने के लिए जो चीजें लगती है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है ना कि 3 मूलभूत गरजा, इंग्लिश में क्या बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए, क्या बोलते रहे अंग्रेजी में इसको, क्या बोलते उसको, बेसिक नेसेसिटीज, क्या बोलते हैं वही बोलते हैं ना उसको, बेसिक नेसेसिटीज, मराठी में बोलते उसको मूलभूत गरजा। हाँ अजीब लग रहा है ना, 3 मूलभूत गरजा कोणत्या, अन्न वस्त्र, त्याच्यामध्ये एक ऍड करायला पाहिजे वायफाय, इंटरनेट शिवाय जगता येते का तुम्हाला, येत आहे, आपण ठोकतात नुसतं सगळं, बिना इंटरनेट बिना वायफायचा जगता, मोबाईलचं इंटरनेट, एक वेळ मोबाईल चोरीला गेला तर चालतंय, खरं मोबाईल असून त्याच्यात वायफाय नाही तर ते नाही चालत आपल्याला, बरोबर ना, लाईट गेली तर चालेल, खरं इंटरनेट असलं पाहिजे मोबाईल मध्ये, पूर्वी असं लाईट गेली, लाईट गेली, लाईट गेली, अरे दिवे सगळे गेले, आता काय करा, आता काय करूया, पण आता जाऊ दे, आपल्याला काय 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 लाईट गेल्याची सूदच नसते, कारण ते मोबाईल मध्ये असतात ना, असं लाईट गेली जाऊ दे, आपलं काम सुरू आहे, अन्न वस्त्र निवारा आणि वाईफाई किंवा इंटरनेट, इंटरनेट छोड़ो, 3 बेसिक नेसेसिटीज, फूड क्लोथ एंड शेल्टर। अब ये 3 नेसेसिटी इस माइनर को भी प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज ये ऑर्फन है, अनाथ है बेचारा। अब बी ने अगर ए को, मान लो बी उसका अंकल है, अंकल ने अगर अपने नेफ्यू को उन बेसिक नेसेसिटीज को सप्लाई करा है, तो अंकल की आंटी भी होती है ना, उसको बहुत गुस्सा आता है ऐसे वाले मामलों में, है ना, तो अंकल बोल रहे हैं आंटी को, आंटी जी चुप रही है, मतलब इसकी आंटी चुप रही है ऐसे, अब चुप रही है, मैं जो उसको नेसेसिटी के लिए पैसे प्रोवाइड कर रहा हूं या सप्लाई कर रहा हूं ना, इसके पैसे में इससे रिकवर कर सकता हूं। आंटी जी बोली नहीं नहीं नहीं, मैं मोहित सर के क्लास में बैठी थी, माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती है, 100% नहीं आती है। अंकल बोले माइडी भी सर ने जब पॉइंट नंबर 5 पढ़ा था तुम सो गई थी,
क्योंकि मैं भी उसी क्लास में था, मेरे को पता है कि अगर कोई पर्सन किसी माइनर को उसके नेसेसिटी सप्लाई करता है तो माइनर से उस नेसेसिटी के पैसे रिकवर करे जा सकते हैं। लेकिन माइनर तो माइनर होता है, उसके ऊपर लायबिलिटी प्लेस करेंगे तो वो कहां से पैसे कमा के देगा? सर मेजर होने के बाद देगा। लेकिन माइनॉरिटी में एंटर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, मेजॉरिटी में रेटिफाई नहीं करते, ये तो आपने बता दिया मुझको। तो माइनर की कोई प्रॉपर्टी अगर होगी, मेरी बात समझे, तो उस प्रॉपर्टी से वो पैसा रिकवर होगा। जैसे मरने के टाइम पे माइट भी एक के मम्मी पापा ने एक के नाम पे कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक बैलेंस, कोई हीरे जवाहरात ये वो बैंक में एफडिया, we call it as FDIA, we do not call it as FDs. Actually it should be FDs, no? If you have a 2 or more FDs in the bank, so we should call it as a FDs. That's proper, but we call it as a normal common sense FDIA. तो एक के मम्मी पापा ने कोई बैंक बैलेंस, कोई एफडिया, कोई हीरे जवाहरात ये वो प्रॉपर्टी रखी रहेगी, तो वहां से वो रिकवर करेगा। मेरी बात समझे? क्लियर है? मान लो ए के पास एक बड़ा सा घर है, दूर से फोटो लिया ना, एक बड़ा सा घर है, देखो नजदीक है ना अभी, ये बड़ा सा घर है, ये घर में अभी अकेला रहता है। मान लो अंकल ने क्या करा, इस घर को रेंट पे दिया। किस पे दिया बोलो? रेंट पे दिया, है ना? और सर जो रेंट रिकवर होना ना, जो रेंट रिकवर हो रहा है, ये रेंट अंकल क्या कर रहे हैं, अपने पास ले रहे हैं टू प्रोवाइड अ नेसेसिटी टू द माइनर। तो क्या ऐसा हो सकता है? वैसे रेंट की इनकम किसकी है? माइनर की है ना, एक ही है, लेकिन अंकल वो इनकम अपने पास ले रहे, क्यों? ताकि उसको नेसेसिटी सप्लाई कर रहे हैं। सही बात। तो ऐसे रिकवरी हो सकता है। तो बात यह है कि अगर किसी माइनर को कोई मेजर कुछ नेसेसिटी सप्लाई कर रहा है, तो उन नेसेसिटीज के लिए जो भी पैसा बनता है, वो पैसा पे करने के लिए माइनर मेजर की तरफ लायबल है। लेकिन माइनर पर्सनली लायबल नहीं है। बात समझो, माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, माइनर की प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर करा जा सकता है। जैसे कि प्रॉपर्टी है, रेंट पे दे दिया, बैंक में पैसे है, उस बैंक के पैसे उसने विड्रॉ कर लिए सो दैट ही कैन प्रोवाइड नेसेसिटीज टू द माइनर। कोई गोल्ड वगैरह है तो वो गोल्ड उसने बेच करके पैसे रिकवर करने हैं, वो पैसे उसने नेसेसिटी सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो कुछ भी, हाँ वही डिस्कस कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? ए भाई तू खड़ा है, तो खड़ा रहना भाई, क्यों परेशान कर उसको, दिमाग खराब मत करो यार। अगर मान लेते हैं उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वहां से रिकवरी हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते ये माइनर के पास ना उसके मम्मी पापा है, ना मम्मी पापा ने दिया हुआ प्रॉपर्टी है, तो बी आज जो नेसेसरी सप्लाई कर रहा है उसका कोई रिकवरी नहीं हो सकता। बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया कि माइनर लाइबल पर्सनली नहीं होगा, माइनर उसकी प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर करेगा। मेरी बात समझे? और प्रॉपर्टी नहीं है तो रिकवरी नहीं होगी। चलो प्रॉपर्टी है लेकिन नेसेसिटी के खर्चों को रिकवर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो जितना रिकवरी हो सकता है उतना ही रिकवरी, उससे ज्यादा नहीं। मान लो रेंट की अमाउंट है 20,000 और उसके महीने के खर्चे 25,000, तो कितना रिकवरी होगा? 20,000, 25,000 नहीं। मेरी बात समझे? क्लियर है? तो बेसिक पॉइंट क्या है कि कोई माइनर किसी मेजर की तरफ लाइबल नहीं होता है। लेकिन अगर मेजर ने माइनर को कोई नेसेसिटी सप्लाई करी है तो नेसेसिटीज के लिए माइनर लायबल होगा। लेकिन माइनर पर्सनली लायबल होगा कि प्रॉपर्टी से लायबल होगा? अगर मान लो प्रॉपर्टी है तो रिकवरी होगा, प्रॉपर्टी नहीं है तो रिकवरी नहीं होगा। और प्रॉपर्टी है लेकिन इनसफिशिएंट है तो जितना रिकवर कर सकते हैं उतना, उससे ज्यादा रिकवरी। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े इसके अंदर, चलिए नेक्स्ट। अब बात ये बनती है सर व्हाट डू यू मीन बाय नेसेसिटी? आपने बताया ना फूड क्लोथ शेल्टर, हाँ लेकिन कितना पैसा? नेसेसिटी का हम लोग कैसे गिने? मान लो वो बच्चे का सरनेम है अंबानी, तो आप बताओ
इसके नेसेसिटीज और हमारे नेसेसिटीज एक ही होंगे कि अलग अलग होंगे? क्यों? ये इंसान नहीं है क्या? कि हम इंसान नहीं है? हम इंसान है लेकिन गरीब इंसान है सर। ये भी इंसान है लेकिन ये अमीर इंसान है सर। अमीर लोगों के शौक अलग होते हैं जिनको देखकर कि हमको शौक लगता है। हाँ, अमीर लोगों के शौक अलग अलग होते हैं, है कि नहीं? बता, अभी अंबानी का बेटा कौन से स्कूल में जाएगा? महानगर पालिका? वो कहाँ जाएगा? वो तो बड़े बड़े स्कूल में जाएगा। ये अल्फोंसो बिल्फोंसो नाम के स्कूल होते हैं, हमने तो पहली बार सुना नाम, है कि नहीं? तो बड़े बड़े स्कूल में जाएंगे। सेवेंथ डे और क्या क्या होता है, और शांति निकेतन की, विद्या निकेतन का, कौन सा निकेतन? हाँ, शांति निकेतन। एनीवन इज फ्रॉम शांति निकेतन? ये शांति निकेतन। एनीवन फ्रॉम शांति निकेतन? शांति निकेतन, ओके। तो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं। अच्छा, और कोई है इंग्लिश मीडियम? और कोई स्कूल है सेवेंथ डे? और कोई स्कूल है कोल्हापुर में? और कोई स्कूल है इंग्लिश मीडियम? राधा भाई शिंदे? राधा भाई नहीं, राधा भाई, राधा भाई, अच्छा राधा भाई शिंदे, ओके। और कोई है? बस, बाकी सब मराठी मीडियम सेमी। अमीर लोगों की बात करते हैं बस हम लोग, ठीक है? तो ये अंबानी कौन से स्कूल में जाएगा? अमीर लोगों एक्सपेंसिव स्कूल में जाएगा ना। उसकी नेसेसिटी वो है। मान लो वो अभी स्कूल खत्म हो गया, अभी उसको कॉलेज वगैरह जाना है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करनी है कोई, तो वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाएगा ना। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें जाएगा ना। हम तो शिवाजी यूनिवर्सिटी। समझो बात को, ये प्रॉब्लम। स्कूल जाएगा कौन से? ये स्कूल जाएगा एक्सपेंसिव स्कूल में, उसकी ये नेसेसिटी है, सही बात है। और हमारे जैसे लोगों के लिए, कोई भी, हम गरीब लोग, गरीब, सरने में गरीबी उसका बताओ। ये गरीब जाएगा कौन से स्कूल में? नॉर्मल स्कूल में जाएगा। हाँ, अगर इस गरीब इंसान को हमने एक्सपेंसिव स्कूल में भेज दिया तो बोले, ये उसका जो गार्जियन है, जो भी उसको संभाल रहा है, अंकल, बोल रहे नहीं 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 नहीं, इसको मैं उस स्कूल में डालूंगा। इसका जो है साल का खर्चा 1,000 रुपए। गरीब 1,000, पूरे साल का खर्चा 1,000 है उसका, स्कूल का फीस ये वो। ये इसका दिन का खर्चा 10,000 है। अगर मान लो इस गरीब को 10,000 रुपए का दिन का खर्चे वाले स्कूल में डाल दिया, तो बताओ क्या ये रिकवरी हो सकता है? नहीं नहीं सर, प्रॉपर्टी है ना उसके पास। मान लो उसके पास घर है, घर की कीमत है 2 करोड़ रुपए, घर है, 2 करोड़ हो सकती कीमत, 20 दूसरे उसको, अब बीत अगर रहेगा का? तो बात यह है, नेसेसिटी शुड बी अ रीजनेबल नेसेसिटी, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से नेसेसिटी होगी। अरे सही की गलत? मान लो अभी दिवाली वगैरह आ गई, उसको कपड़े वपड़े लेने, है ना? कहाँ जाएगा ये शॉपिंग करने के लिए? ये माधव रोड जाएगा रे, गांधीनगर जाएगा ये लेवाइस के शोरूम में जाएगा कि ये? हाँ, सर ऑफर चल रहा है, लेवाइस में ऑफर चल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री। अरे लेकिन एक जींस का कीमत 5,000 रुपए है। ये 5,000 में ये 5 साल के कपड़े लेता है, ये वाला, ये माधवा रोड। वैसे उसको माधवा रोड नहीं बोलते हम लोग कोल्हापुर भाषा में, कुछ और ही बोलते। हाँ, बचपन से वही पढ़ रहे हम लोग, वही सुन रहे। उसका नाम है महाद्वार रोड, हम सुन रहे माधवा रोड। तो हम जाएंगे कहां पे? सही की गलत? अरे उसको लेवाइस के शोरूम में लेके जाने का कोई फायदा नहीं है रे, उसकी नेसेसिटी वो नहीं है, समझे कि नहीं? तो नेसेसिटी मत, हाइपोथेटिकल केस है, कुछ लोग रो पड़ेंगे अभी। चुप रहे, मुझको रोना आ जाएगा। सुधरेगी नहीं ना लाइक। तो नेसेसिटी क्या होनी चाहिए बोलो? रीजनेबल नेसेसिटी, सही की गलत? अरे स्कूल जाएगा, चलते जाएगा ना ये? नहीं नहीं सर, उसके लिए हम लोग एक शोफर रखेंगे, रोल्स रॉयस गाड़ी होती है वैसे ही गरीब लोगों। ये बोलते हैं सर हमने शेजवान राइस सुना है।
ये रोल्स राइस क्या होता है? राइस नहीं में नलायको, रोल्स रॉयस बड़ी कार, एक्सपेंसिव कार है, कार की कीमत 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए की कार, उसके साथ में शोफर ड्राइवर रखा है, व्हाइट कलर के कैब, व्हाइट कलर के शर्ट, व्हाइट कलर के पैंट शूज, मस्त ड्राइवर शोफर रखा हुआ है, ड्राइवर का महीने का सैलरी 1 लाख रुपए है, और जाकर भर गए महानगर पालिका साला उसको। अरे क्या चल रहा भाई उस, अरे वो जाएगा, चलते जाएगा, त्याला सेकंड हँड सायकल घेऊन द्या, जाईल तो सायकलवरनं जाईल, चालत जाईल कधी, बरोबर ना? गरीब इंसान है, गरीब इंसान, वो गरीब इंसान की तरीके से काम करेगा, गरीब इंसान की तरीके से खर्चे करेगा। अगर रीजनेबल नेसेसिटी से ऊपर खर्चा कर लिया, रिकवरी नहीं मिलेगा। जितना उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से खर्चा बनता है रीजनेबल, हाँ, अब वो केस टू केस चेंज होगा। कुछ लोगों ने गरीब, कुछ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन मेरे जैसे, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग थोड़े सा मिडिल क्लास होते हैं, थोड़े अपर मिडिल क्लास होते हैं, कुछ उस अपर 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 मिडिल क्लास होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कुछ प्रो अमीर होते हैं। हर एक की कैटेगरी के हिसाब से उसका रीजनेबलनेस बनता है, सही कि गलत? अरे झेपिया क्या, चलो अंबानी है, बहुत अमीर है, अल्ट्रा प्रो, प्रो मैक्स, बहुत अमीर है, उसके पास ऑलरेडी रोल्स रॉयस है, उसको और एक रोल्स रॉयस दिलवा दी, नहीं अब क्या दोनों कार पे सब खड़ा होके जाएगा? अजय देवगन, एक गाड़ी काफी है ना? अरे उसके माँ बाप मर गए हैं तो दो दो गाड़ी लेके क्या करेगा वो? उसके पास ऑलरेडी गाड़ी है ना, और एक गाड़ी दिलवा दी, नहीं नेसेसिटी, अरे जरूरत नहीं है, सुने बात, ऑलरेडी उसके पास अगर नेसेसिटी है तो और एक नेसेसिटी देने की जरूरत नहीं है, सही की गलत? पक्का हमारे घर वाले ने बोल दिया ना, मागच्या वर्षीचा शाळेचा ड्रेस आहे ना, चला भाई दुसरा तोच वापरायचा, घेतानाच 2-3 वर्षाचा पुढचा घेतलाय। स्कूल के ड्रेस तो ऐसे नहीं, आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, उनका तो साल में चेंज होता रहेगा, एवरी ईयर, देखो एवरी चेंज होता है भाई स्कूल। हमने तो 5th स्टैंडर्ड में लिया, वही 10th स्टैंडर्ड की यूज कर रहा हमने। है कि नहीं? ए मराठी मीडियम है कि नहीं? लेने के टाइम पे इतना बड़ा लेते, भुसगावणं आहे का आपण आहे कळत नाही, शेतात असं उभा केला याला कोण फिरकणार पण नाही। लेने के टाइम पे 2-3 साल बड़े साइज का लेते हम लोग, इजंट इट? और वो भी अगर मान लो इधर उधर फट बिट गया तो वही स्टिचिंग बिचिंग करके चलेगा हमको। हाँ क्या बोल रहा है? आई डिडंट गेट इट। हाँ जो भी है, बाद में बताना मुझको, बाद अगले बैच में जोक मारूंगा तुम्हारा, ठीक है? तो रीजनेबल नेसेसिटी, उसके बाद ऑलरेडी उसके पास वो नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट हैव अ पोजेशन ऑफ दैट नेसेसिटी इन एग्जिस्टेंस, तो ऑलरेडी एज अ पोजेशन ऑफ द नेसेसिटी है तो और एक देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझे? अरे क्लियर है? एंड लास्ट वन, रिकवरी होगी लेकिन कहां से? आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। मेरी बात समझे? तो नेसेसिटी मस्ट बी रियल एंड रीजनेबल नेसेसिटी, दूसरा उसके पास ऑलरेडी उसका पोजेशन नहीं होना चाहिए, और तीसरा रिकवरी होगा लेकिन कहां से होगा? कहां से होगा? प्रॉपर्टी से होगा। यही कंडीशंस है, बस खत्म। लायबिलिटी फॉर नेसेसिटी मार्केट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिक रूल क्या आता है भाई और बहनों, कि कोई माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लायबल नहीं होता है, लेकिन अगर किसी माइनर को हमने उसके लिए कोई नेसेसिटी सप्लाई करी हुई है तो क्या उसके लिए वो लायबल माना जा सकता है? यस, लेकिन पर्सनली नहीं, उसके प्रॉपर्टी से। लेकिन प्रॉपर्टी से भी रिकवरी कब कब हो सकती है? अगर आपने नेसेसिटी जो प्रोवाइड करी है वो एक एक्चुअल रियल नेसेसिटी थी, रीजनेबल नेसेसिटी थी। दूसरा, ऑलरेडी उसके पास वो नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, रिकवरी होगी लेकिन कहां से होगी? ओनली आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। खत्म। ये लिखा है इसके अंदर, देखिए यहां पे कंडीशंस। नेसेसिटी कैसी होगी? रीजनेबल, एंड द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी इन द सप्लाई और इन द पोजेशन ऑफ द नेसेसिटी। और तीसरा कंडीशन आप ऐड कर सकते हो क्या? कि रिकवरी होगी कैसे? बोलो, आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो तीसरा कंडीशन यहाँ पे लिखो, रिकवरी आउट ऑफ प्रॉपर्टी।
ओके, इसके बाजू में मार्जिन के अंदर लिख देना कंडीशंस। पहला कंडीशन, बात मत करिए। बेटा एक्चुअल, अगर लिख के हो गया है तो प्लीज रीड द एग्जाम्पल बिलो। प्लीज रीड द एग्जाम्पल बिलो। हाँ बेटा, अगर हो गया लिख करके तो नीचे वाला एग्जाम्पल पढ़िएगा। अगर हो गया लिख करके तो प्लीज रीड द एग्जाम्पल बिलो। पढ़ लिया? चलिए, सो दिस पॉइंट इज ओवर हियर। नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय गार्जियन। सी, अगर मान लो माइनर के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर ही करना है तो क्या उसके गार्जियन, गार्जियन यानी कि उसको संभालने वाले, क्या वो उसके ब्याह पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, बिकॉज माइनर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा ही नहीं। उसके ब्याह पे अगर खरीदी कर कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना ही है तो उसके गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे। मान लो वो हमने कल एग्जांपल देखा था किसका, वो लाडू का, नहीं दिया लाडू का। सो लाडू और प्रोड्यूसर के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ रहेगा कि एक साल भर में ये लाडू जो है अपने सीरियल में काम करेगा। या मान लो अभी लाडू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया है तो उसको आने जाने के लिए कोई गाड़ी चाहिए तो गाड़ी खरीदी करनी पड़ेगी। तो ये गाड़ी किसके नाम पे खरीदी करेंगे, लाडू के नाम पे कि लाडू के पापा के नाम पे? पापा के नाम पे ना, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो किसके रहा है, किसके लिए रहा है? लाडू के लिए। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट्स जो उसके गार्जियन पेरेंट्स हो या कोई संभालने वाले हो, वो अगर माइनर के ब्याह पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो यू टेल मी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड माने जाएंगे? द आंसर इज यस, ये लिखा है। दो द माइनस एग्रीमेंट इज void, his guardian can under certain circumstances can enter into a valid contract on minor's behalf, where the guardian make a contract for the minor which is within the competence and which is for the benefit of the minor. Please लिपस्टिक लगाइएगा यहाँ पे। which is for the benefit of the minor, there will be a valid contract which the minor can enforce. minor उस contract को enforce या minor उस contract को आगे परफॉर्म कर सकता है। बट ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट जो गार्जियन एंटर करता है वो वैलिड नहीं होते। जैसे अगर मान लो गार्जियन माइनर के ब्याह पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है
फॉर परचेस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। इमोबल प्रॉपर्टी कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड खरीदी कर रहा है, तो गार्जियन माइनर के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। समझे? गार्जियन कभी भी माइनर के ब्याह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे लाडू के लिए कोई प्रॉपर्टी, कोई घर खरीदी करना है, नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्टेड इनटू बाय सर्टिफाइड गार्जियन ऑफ द माइनर विद द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ द सेल ऑफ द माइनर प्रॉपर्टी कैन बी एनफोर्स। या फिर अगर मान लो माइनर की कोई प्रॉपर्टी है, उसको बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट गार्जियन एंटर करे तो वैलिड है। इसका मतलब क्या है कि माइनर के लिए गार्जियन कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी नहीं कर सकते, लेकिन माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच जरूर सकते। समझे? घर की बात करें, घर बताएंगे, लाडू के लिए उसके पापा लाडू के लिए घर खरीदी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन लाडू का घर बेच सकते हैं। ऑलरेडी मान लो उसके पास कोई प्रॉपर्टी तो बेच सकते हैं। तो लिखिए बाजू में क्या लिखेंगे, लाडू के लिए लाडू के पापा घर खरीदी नहीं कर सकते, लेकिन लाडू का घर बेच जरूर सकते हैं। हाँ असं लिहायचं, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कन्नड़ में लिखो, कैसे भी लिखो, लिखना भाई। क्या हुआ, लिख क्यों नहीं रहा है? ये चला। हाँ क्या लिखा आपने, क्या लिखा नेहा जी? ओह इंग्लिश में लिखा है इन्होंने। हाँ पढ़ी, इंग्लिश में पढ़ी, जो इंग्लिश में लिखा है वो इंग्लिश में समझिए। ओह सीरियसली? हाँ क्या लिखा? हाँ। ओह वाह, और कोई है? क्या लिखा बेटा? बेस अरिश्योर पक्का? तो अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखो। पॉइंट ये समझना चाहिए, याद रहना चाहिए। ओके ओके, आगे बढ़ सकते हैं। दो पॉइंट देख लिए, बताएंगे क्या माइनर उसको सप्लाई किए हुए नेसेसिटीज के लिए लायबल होगा, लेकिन पर्सनली की उसकी प्रॉपर्टी से? कंडीशन क्या है, नेसेसिटी कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल, एक्चुअल। दूसरा, उसके पास ऑलरेडी वो नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, प्रॉपर्टी से लायबल होगा। फिर हमने पढ़ा क्या माइनर के लिए उसके गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं? यस, लेकिन कौन से नहीं कर सकते? प्रॉपर्टी खरीदी, इमोल प्रॉपर्टी खरीदी नहीं कर सकते। अच्छा, लाडू के लिए कार खरीदी करी जा सकती है क्या? कार, कार क्यों मूवेबल है? क्यों मूवेबल, क्यों? गाड़ी एक जगह दूसरी जगह भी हिल रही है इसलिए। अच्छा ये बिल्डिंग क्या है? इमूवेबल है। और ये दरवाजा? ये दरवाजा क्या है, खिड़कियां क्या है, मूवेबल की इमूवेबल? अच्छा कुछ इमूवेबल है वैसे, लेकिन बताओ ना ये मूवेबल की इमूवेबल है? दरवाजा मूवेबल की इमूवेबल? हाँ मूवेबल, इमूवेबल। बेचने में मैंने घर बेचना है कि दरवाजा अलग से बेचना है? जब मैं बेचूंगा घर तो मैं क्या कहूंगा, घर बेचा कि खिड़की दरवाजे छोड़ के घर बेचा? इफ आई से आई हैव सोल्ड माई हाउस, तो वेदर आई हैव सोल्ड मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी? तो घर इंक्लूड दरवाजा खिड़की और नॉट, so whether you call घर immovable and दरवाजा is movable? हाँ जी, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम सी इंटर। देयर इज अ एक्ट कॉल्ड जनरल क्लॉजेस एक्ट, एंड उसके अंदर दे हैव डिफाइंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। एवरीथिंग मस्ट बी डिफाइंड सो दैट वी कैन डिफाइन द स्कोप ऑफ इट, कि whom to call what, है ना? तो बताओ दरवाजा क्या है? हाँ जी, इमूवेबल, मूवेबल?
अगर आप इमोबल कहोगे तो वो हिल तो रहा है ना इधर उधर। हाँ जी बेटा, इज अ पार्ट एंड पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इटसेल्फ। कैसे पार्ट निकाल सकता हूँ मैं उसको वापस? पहले इधर था दरवाजा, वो उधर कर दिया, कर सकता हूँ मैं। ये खिड़की यहाँ पे बंद कर दिया, वो खिड़की वहां पे बना दिया, कर सकता हूँ मैं, हिला था इधर से उधर। तो यहाँ जी, इमोबल क्यों? क्यों खोलने से दरवाजा में? अभी तो निकाल सकता ना उसको, कारपेंटर को बुलाऊंगा निकाल दूंगा। हाँ जी, हाँ बेटा, हाँ मूवेबल है। अच्छा एक बात बताओ, आपका दिमाग क्या है, मूवेबल की मूवेबल? हाँ, सुनिए अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस सुनिए। सी, जब मैं प्रॉपर्टी बेचता हूं, अगर मान ले गवर्नमेंट ने एक स्टैम्प ड्यूटी लगाई, स्टैम्प ड्यूटी का नाम पता है आपको, सुना है आपने कभी? प्रॉपर्टी खरीदी बेचने के टाइम पे हमको कुछ टैक्स देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स। अगर मान लेते ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर 6% का ड्यूटी लगता है, स्टैम्प ड्यूटी, और मूवेबल प्रॉपर्टी उसके ऊपर 4% का ड्यूटी लगता है, और मैंने डिफाइन कर दिया मैं घर बेच रहा हूँ, घर की कीमत है 200 करोड़, कितनी? 200 करोड़, तो मुझको कितना स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा? 6% से 12 करोड़। अरे श्योर, 12 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा मुझको। लेकिन मैंने मैंने सोचा अरे मैं टैक्स बचा सकता हूँ। मैंने क्या करा, 200 करोड़ में मैंने ये बोल दिया कि 200 करोड़ में से 50 करोड़ है ना घर खिड़की दरवाजा खिड़की इसकी कोई वैल्यू है, तो मैं 150 करोड़ का इमोल प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, 50 करोड़ का मूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। 50 करोड़ पे 4% से कितना आता है? कितना डिफिकल्ट है? 50 करोड़ का 4% कितना आता है? 4%। वो डिफिकल्ट है ना? 2 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, अरे श्योर। वैसे मुझको 6 करोड़, मुझको 6% से देना पड़ रहा था, 3 करोड़। अगर मैं उसको इमोल बोलूंगा तो 6% के हिसाब से, तो मैंने उसको मूवेबल, इमूवेबल से मूवेबल कैटेगराइज करा, इसकी वजह से मैंने 1 करोड़ रुपए बचा दिए। वाह। हाँ सी, ये नहीं नलायक, कोई बहुत बड़ी गलती है ये। बिकॉज जनरल क्लॉज एक्ट में दरवाजे खिड़की वगैरह इसको मूवेबल नहीं कहते, उसको इमूवेबल ही कहेंगे। और अगर आप इमूवेबल कहोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना? 12 करोड़ का। आप इसको ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते, सही बात है। डेफिनेशन के द्वारा आपको टैक्स 12 करोड़ देना पड़ेगा। सो इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक बात डेफिनेशन लॉजिक हर एक बात का होता है पीछे। तो मोबल इमोल की बात निकली है तो दिमाग में है तो मैंने पूछ लिया, ठीक है, याद रखना इस बात को। हर एक बात की गहराई होती है, उस गहराई को समझ करके पढ़ेंगे तो जाकर के वो बातें अपनी सी लगेगी और दिमाग में फिट भी बैठ जाएगी। ओके चलिए, सो बताएंगे मुझको लाडू के पापा कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी कर सकते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी कर सकते हैं? मूवेबल खरीदी कर सकते हैं, इमूवेबल, और बेचने टाइम में कौन सी बेच सकते हैं? ओनली मूवेबल की इमूवेबल? अरे दोनों, समझे? चलिए नेक्स्ट वन, बताएंगे क्या किसी माइनर के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाला जा सकता है कि नहीं, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही है? नहीं, तो किसी माइनर के ऊपर डायरेक्ट हम लोग परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट आस्क माइनर टू परफॉर्म, आगे लिखिए, वी कैन नॉट आस्क माइनर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। बस एकदम सिंपल छोटा सा पॉइंट है, वी कैन नॉट आस्क माइनर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सुनो ना, मुझे कुछ कहना है, सुन रहे हो? बताओ क्या माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी प्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, वो नेसेसिटी वगैरह वो अलग बात है। स्पेसिफिकली कोई लायबिलिटी नहीं है उसके ऊपर, सही बात है। तो क्या कोई माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी लायबिलिटी उसके असेट से, लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी नहीं। तो लायबिलिटी नहीं तो कभी कोई माइनर क्या नहीं बनेगा? इंसॉल्वेंट नहीं बनेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ नो लायबिलिटी ऑन द माइनर। लिखिए, देयर इज अ नो लायबिलिटी ऑन द माइनर, देयर इज अ नो लायबिलिटी ऑन द माइनर।
और एक बात बताओ ना, सुनो ना, सुन रहे हो? क्या कोई माइनर किसी पार्टनरशिप का पार्टनर बन सकता है क्या? हाँ, बन सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। पार्टनर बनेगा लेकिन किस चीज के लिए? वेरी गुड, क्या जवाब दिया बच्चे ने। बैठ जा बेटा, तू बैठ जा। नहीं नहीं, बैठ जा बैठ जा। कोई माइनर किसी पार्टनरशिप में फर्स्ट प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनेगा, लॉसेस के लिए, तो ही कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, बट ही कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनर। तो लिखिए पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली, पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली। जेप लगा, जेप लगा। चलिए आज के लेक्चर पे क्या क्या देखा। पहली बात हमने क्या पढ़ी भाई और बहनों? माइनर क्या बोलेगा? मैं माइनर हूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट, जोर से बोलो, मैं माइनर हूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, क्या माइनर नेसेसरी के लायबल होता है? यस, लेकिन पर्सनली तो कहां से? कंडीशन बताओ। पहला, एक्चुअल रीजनेबल नेसेसिटी। दूसरा, नॉट इन अ पोजीशन ऑफ दैट नेसेसिटी। और तीसरा, आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि क्या माइनर के बिहाफ पे गार्जियन ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे तो क्या वैलिड होता है? लेकिन गार्जियन ने माइनर के लिए इमोबल प्रॉपर्टी खरीदी करी, प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन मूवेबल बेचा, मूवेबल खरीदी करा, इमोबल खरीदी करा, इमोबल बेचा, मूवेबल खरीदी करा, मूवेबल इमोबल दोनों खरीदी करा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या माइनर के पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि भैया तुमने परफॉर्म करना है, ऐसे बोल सकते हैं? क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? क्यों क्यों? लायबिलिटी नहीं ना। और क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? ए नहीं बन सकता, ओनली फॉर प्रॉफिट बन सकता है। ये आंसर करना है, पहले बोलना नहीं बन सकता, बाद में बोलना बन सकता है लेकिन फॉर प्रॉफिट ओनली। ओके, चलिए, इज इट क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। और आज जिन लोगों ने होमवर्क नहीं करा है, आई एम रिक्वेस्टिंग कि कल आपका होमवर्क हो जाना चाहिए।